तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देती हूँ ताकि ये टॉपिक जो है वो आपको इजीली समझ में आ जाए। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एनिमल किंगडम में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं और एनिमल किंगडम में जो भी मेंबर्स आते हैं उनमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। हमारी ये जो अर्थ है, इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया जाता है। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये 1969 में एक साइंटिस्ट हुए R.H. विटेकर, उन्होंने दिया था। तो इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया गया। एक किंगडम का नेम है मोनेरा, और इस मोनेरा में इस अर्थ पे जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स जो हैं वो मोनेरा किंगडम में आते हैं। एक किंगडम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम में इस अर्थ पे जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो सारे मेंबर्स आते हैं प्रोटिस्टा में। फिर है फंगी, फिर है प्लांटी, और लास्ट जो किंगडम जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है एनिमेलिया। अब ये जो फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, ये जो किंगडम है इनमें जो भी मेंबर्स आते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंस होता होगा, तभी तो अलग अलग किंगडम के नेम है भाई। फंगी अलग है, प्लांटी अलग है और एनिमेलिया अलग है। ये जो फंगी और प्लांटी के जो मेंबर्स होते हैं इनमें सेल वॉल देखने को मिलती है, लेकिन सेल वॉल का कंपोजिशन अलग होता है। फंगी में जो मेंबर्स होते हैं उनमें सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है, और प्लांटी में जो मेंबर्स होते हैं उनमें सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। बात कर लेते हैं एनिमेलिया किंगडम की। तो एनिमेलिया किंगडम के जो मेंबर्स होते हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया के बीच में। अब स्पेसिफिक हम एनिमल किंगडम की बात करेंगे। तो एनिमल किंगडम में जो मेंबर्स आते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है, और ये हेटेरोट्रोप्स होते हैं। हेटेरोट्रोप्स का मतलब ये है कि अपने फूड के लिए डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ये जो एनिमल किंगडम है इसको हम 11 फाइला में डिवाइड करते हैं। ये जो 11 फाइला है इनके नेम आपको एक तो सीक्वेंस में याद होने चाहिए। फर्स्ट नंबर पे जो फाइलम आता है उसका नेम है पोरीफेरा। इसके बाद में जो फाइलम है उसका नेम है सिलेंड्रेटा। फिर है टीनोफोरा। इसके बाद में आते हैं प्लेटीहेलमिंथीज, फिर एस्केलमेंथीज, फिर है एनेलिडा। एनेलिडा के बाद में जो फाइलम आता है वो लार्जेस्ट फाइलम है इस अर्थ का, उसका नेम है आर्थ्रोपोडा। उसके बाद में सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आता है जिसका नेम है मोलस्का। उसके बाद में जो फाइलम आता है उसका नेम है इकाइनोडर्मिटा। फिर है हेमीकॉर्डेटा, और फिर लास्ट 11 नंबर का जो फाइलम है वो है कोर्डेटा, जिसके मेंबर्स हम हैं, मतलब मैमल्स जो हैं वो भी कोर्डेटा में आते हैं। तो ये 11 फाइलम है। अब ये जो 11 फाइलम के मेंबर है ये सारे के सारे मल्टीसेलुलर है, सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं, सब में सेल वॉल एब्सेंट है और सब के सब हेटेरोट्रोप्स है। लेकिन फिर भी इनमें कुछ डिफरेंस होता है, उसी के बेसिस पर इनको 11 फाइलम में रखा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम वो ही पॉइंट को पढ़ने वाले हैं कि ये 11 फाइलम का जो डिवीजन है वो किन किन बेसिस के ऊपर किया गया है। तो अब हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम व्यू कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम किन पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। When you look around, you will observe different animals with different structure and forms. जब आप अपने आसपास देखोगे तो आपको डिफरेंट एनिमल्स देखने को मिलेंगे, और वो डिफरेंट एनिमल जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ में और डिफरेंट फॉर्म्स के साथ में प्रेजेंट होते हैं। एज ओवर ए मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ, the need for classification becomes all the more important. अब तक की अगर हम बात करें तो एनिमल्स की मिलियंस ऑफ स्पीसीज को डिस्क्राइब किया जा चुका है। तो अगर एनिमल्स की मिलियंस ऑफ स्पीसीज को डिस्क्राइब किया जा चुका है तो इन स्पीसीज का जो प्रॉपर क्लासिफिकेशन है वो होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तभी तो हमें बेसिक डिफरेंस समझ में आएगा किस तरीके से अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल किंगडम के मेंबर्स हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, ये सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। The classification also helps in assigning a systematic position
टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। अच्छा, मिलियंस ऑफ स्पीसीज जो एनिमल किंगडम की अब तक डिस्क्राइब की जा चुकी हैं, इनका क्लासिफिकेशन करने से हमें एक बेनिफिट ये भी होगा, जो न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज है एनिमल की, उनका हम एक सिस्टमेटिक पोजीशन बना पाएंगे कि भाई ये फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। हमने पहले जो भी अपने को स्पीसीज मिली है एनिमल की, उनके फीचर्स के बेसिस पर हमने उनकी कैटेगरी बना दी, हमने उनका फाइलम बना दिया। हमें एनिमल की कोई नई स्पीसीज मिलती है तो हमने जो पहले जो ग्रुप्स बनाए हैं उनके फीचर्स के बेसिस पर, और ये जो नई स्पीसीज मिली है इनके फीचर्स में हम कुछ कंपैरिजन करके उनको जो है वो इजीली उनको एक प्रॉपर जो है वो कंडीशन में रख सकते हैं। अब टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि ये जो एनिमल किंगडम है इसको हमने 11 फाइलम में डिवाइड किया है। तो ये 11 फाइलम में डिवाइड करने का क्या क्या बेसिस रहा है। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेज इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, patterns of digestive, circulatory और reproductive systems। बोला गया है कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप के डिफरेंट स्ट्रक्चर के एनिमल्स हैं, भले ही उनमें डिफरेंसेज हो, लेकिन उन सब में एक कॉमन फंडामेंटल जो है वो सिमिलरिटी देखने को मिलती है। हम बात करें कि किस किस लेवल पर सिमिलरिटी देखने को मिलती है, तो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स के लेवल पे, बॉडी सिमेट्री के लेवल पे, नेचर ऑफ सीलोम के बेसिस पे, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके पैटर्न के बेसिस पे। These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here। ये जो फीचर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन में, इनमें से कुछ के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। देखो, समझाने का मतलब ये है कि एनिमल किंगडम के जो मेंबर्स हैं उनमें कुछ बेसिक सिमिलरिटी है। बेसिक सिमिलरिटी क्या है कि सब मल्टीसेलुलर हैं, सबके सब यूकैरियोट्स हैं, सब में सेल वॉल एब्सेंट है, सब हेटेरोट्रोप्स हैं। लेकिन उसके बाद में भी उनमें कुछ जो है वो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, तभी तो 11 फाइलम बनाए गए। तो बोला गया है कि क्या क्या उनमें सिमिलरिटी होने के बाद में भी उनमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, उन डिफरेंसेस के बारे में, उन बेसिस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो बेसिस है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि मल्टी सेलुलर तो है एनिमल किंगडम के मेंबर्स, लेकिन ये मल्टीपल जो सेल्स है उनका अरेंजमेंट किस लेवल तक डेवलप हो गया है, कि भाई मल्टीपल सेल प्रेजेंट है सिर्फ ऐसे है, या फिर मल्टीपल सेल्स जो हैं उनमें कुछ कोऑर्डिनेशन डेवलप हुआ, उसके बेसिस पे टिश्यू बन गए, फिर कोऑर्डिनेशन होकर के ऑर्गन बन गया, फिर ऑर्गन में कोऑर्डिनेशन होकर के ऑर्गन सिस्टम बन गया। दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cells। यद्यपि एनिमल किंगडम के जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन इन मल्टीपल सेल्स में भी किस तरीके का कोऑर्डिनेशन है वो सभी मेंबर्स में इक्वल नहीं है। मतलब पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स जो है वो डिफरेंट देखने को मिलता है हर मेंबर में। फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जेज, स्पॉन्जेज क्या है, जो फर्स्ट फाइलम है पोरिफेरा, उसी का कॉमन नेम है स्पॉन्जेज। द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट, दैट मीन्स दे एग्जिबिट सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो स्पॉन्जेस हैं, मतलब जो पोरिफेरा के मेंबर्स हैं, उनमें मल्टीपल सेल्स तो प्रेजेंट है, लेकिन ये जो मल्टीपल सेल्स जो हैं इनमें ज़्यादा कुछ कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए इसको सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज अकर अमंग द सेल्स। ये जो पोरिफेरा के जो मेंबर्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर है, मतलब मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन इन सेल्स में कोऑर्डिनेशन होकर के टिश्यू जैसी कंडीशन नहीं बन पाई। लेकिन इन सेल्स में जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है, मतलब कुछ सेल्स जो है वो डाइजेशन का काम करेगी, कुछ सेल्स जो है वो अदर वर्क करेंगी। तो डिवीजन ऑफ लेबर या फिर डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज जो है वो देखने को मिलती है। इन सिलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। सिलेंट्रेटा जो सेकेंड नंबर का फाइलम है उसमें सेल्स का जो अरेंजमेंट है वो पोरिफेरा के कंपैरिजन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। Here the cells performing the same function are arranged into tissues, hence is called tissue level of organization। जो सिलेंट्रेट्स के मेंबर हैं
या फिर मैं बात करूं जो टीनोफोरा के मेंबर्स हैं उनमें मल्टीपल जो सेल्स होती हैं उनमें कोऑर्डिनेशन डेवलप होने लगता है और कोऑर्डिनेशन डेवलप होकर के वो टिश्यू बनाने लगते हैं। इसलिए सिलेंट्रेट और टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। A still higher level of organization, that means organ level, is exhibited by members of platyhelminthes and other higher phyla, where tissues are grouped together to form organs, each specialized for a particular function. कि प्लेटीहेल्मिन्थीस और उसके बाद के जो अदर हायर फाइला है उन सब के जो मेंबर्स होते हैं उन सब में ऑर्गन लेवल कंडीशन देखने को मिलती है। हालांकि अगर हम बात करें तो एस्केलमेंथीस से ऑर्गन सिस्टम की कहानी डेवलप हो जाती है। ऑर्गन सिस्टम का मतलब ये होता है कि ऑर्गन्स ऑर्गन्स जो हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप हुआ और एक सिस्टम जो है वो बन गया। जैसे कि मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, इंटेस्टाइन वाला पार्ट हो गया, ये सब मिलकर के इसोफेगस हो गया, ये सब मिलकर के उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम बना लिया। मतलब अदर अदर ऑर्गन्स ने कोऑर्डिनेशन किया और फिर उन्होंने एक सिस्टम को डेवलपमेंट कर लिया। इन एनिमल्स लाइक एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स एंड कोडेट्स, organ have associated to form functional system, each system concerned with a special physiological function। बोला गया है कि एनेलिड्स से भी पहले जो एस्केलमेंथीज होते हैं वहां से और कोर्डेटा तक जो मेंबर्स होते हैं उन सब में ऑर्गन सिस्टम की कहानी डेवलप हो जाती है। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। ऑर्गन सिस्टम के लेवल पर अगर हम जाकर के देखें तो अदर अदर एनिमल्स के जो ग्रुप है उनमें अदर अदर लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थीज हैज ओनली ए सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस एंड इज हैंस कॉल्ड इनकम्प्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की गई है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज जो फाइलम है उसके जो मेंबर्स हैं उनमें सिर्फ एक ही ओपनिंग देखने को मिलती है। यही ओपनिंग जो है वो बॉडी में माउथ की तरह बिहेव करती है और यही ओपनिंग जो है वो बॉडी में एनस की तरह बिहेव करती है और इस तरीके के सिस्टम को बोला जाता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर इसी के लिए एक टर्म यूज की जाती है जिसको बोला जाता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। A complete digestive system has two openings, mouth and anus। जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें दो ओपनिंग्स होती हैं, एक ओपनिंग माउथ की तरह और एक ओपनिंग जो है वो एनस की तरह बिहेव करती है। और ये कहानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर इसी के लिए दूसरी टर्म यूज की जाती है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और ये प्लान जो है वो डेवलप होता है एस्केलमेंथीज से और कोर्डेटा तक रेगुलर देखने को मिलता है। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम मे बी ऑफ टू टाइप्स। जिस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप का हो सकता है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट, उसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम भी जो है वो दो टाइप का हो सकता है, एक ओपन टाइप का और एक क्लोज टाइप का। ओपन टाइप का मतलब ये है कि अगर बॉडी के सेल, टिश्यू, ऑर्गन ये सब जो है वो डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएं तो इसको बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में ना आए, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो ब्लड से चीज़ें निकलें और बॉडी के पार्ट्स के पास में जाएं और बॉडी के पार्ट्स से जो भी चीज़ें निकले वो भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो ब्लड में जाएं, इसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। Open type in which the blood is pumped out of heart and the cells and tissues are directly bathed in it। ओपन टाइप में क्या होता है, हार्ट से ब्लड बाहर निकलता है और बॉडी के जो सेल और टिश्यू होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में डूबे रहते हैं। Closed type in which the blood is circulated through a series of vessels of varying diameter, arteries, veins and capillaries। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें ब्लड जो है वो अलग अलग टाइप की, अलग अलग डायमीटर की जो वेसल्स होती हैं उनके थ्रू सर्कुलेट करता है और इन वेसल्स के नेम हैं आर्टरी, वेन और कैपिलरी।
जहां पर भी बॉडी में डिफ्यूजन होना होता है वहां पर ब्लड की वेसल्स कैपिलरी में डिवाइड हो जाती है, और वो वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है वो आर्टरी होती है, और वो वेसल्स जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर के आती है वो वेन्स होती है। अब नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ये होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कितने प्लेन से कट करें ताकि वो इक्वल हाफ्स में बढ़ जाए। तो 3 टाइप की सिमेट्री होती है। अगर हम किसी भी प्लेन से कट कर लें लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 2 इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। 2 या 2 से ज़्यादा प्लेन से कट करने पर भी अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इक्वल हाफ्स में बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। सिर्फ एक प्लेन से कट करने पर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो, इसको बोला जाता है बाइलेटरल सिमेट्री। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। एनिमल्स को हम उनकी सिमेट्री के बेसिस पर भी डिवाइड कर सकते हैं। स्पॉन्जेस, पोरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं उनका कॉमनली नेम होता है स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, दैट मीन्स एनी प्लेन दैट पासेज थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू 2 इक्वल हाफ्स। पोरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं उनका कॉमन नेम होता है स्पॉन्जेस, और ये ज्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं। मतलब आप किसी भी प्लेन से कट कर लो और वो प्लेन जो है वो उनको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं करता है। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी divides the organism into 2 identical halves, it is called radial symmetry। जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से कट करने पर भी वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, अगर नहीं होता है तो वो एसिमेट्रिकल है, और अगर डिवाइड हो जाता है किसी भी प्लेन से कट करने पर तो ऐसी सिमेट्री को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। किस किस में देखने को मिलती है? सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्म्स जो हैं उनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। Animals like annelids, arthropods, etc., where the body can be divided into identical left and right halves in only one plane, exhibit bilateral symmetry। वो एनिमल जैसे कि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, अब यहाँ पे तो 2 का एग्जाम्पल दे रखा है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो प्लेटी हेलमिंथीज से कोर्डेटा तक जो मेंबर्स होते हैं उनमें सिर्फ इकाइनोडर्मेटा का याद रखना। इकाइनोडर्मेटा का जो अडल्ट होता है उसमें तो रेडियल सिमेट्री होती है, और इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, सिर्फ एक प्लेन से कट करने पर जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 हाउस में बढ़ जाता है, लेफ्ट और राइट हाउस में, और इस तरीके की सिमेट्री को बोला जाता है बाइलेटरल सिमेट्री। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटा, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक टर्म को समझने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक समझना होगा। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के लिए 2 गैमेट की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल गैमेट की और एक फीमेल गैमेट की। दोनों गैमेट में फ्यूजन होता है, और फ्यूजन होने के बाद में जो फर्स्ट सेल बनती है उसको बोलते हैं जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है वो डिवाइड करके जो है वो मल्टीपल सेल्स बनाता है। मल्टीपल सेल्स बनने के बाद में वो सेल्स जो हैं वो अरेंज होती हैं जर्म लेयर के थ्रू। कुछ सेल्स जो हैं वो सबसे बाहर अरेंज होकर के बनाती हैं एक्टोडर्म, कुछ सेल्स जो हैं वो सबसे अंदर वाले पार्ट में अरेंज होकर के बनाती हैं एंडोडर्म। अगर 2 ही जर्म लेयर हों, एक्टो और एंडो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और अगर 3 जर्म लेयर हों, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट हो मीजोडर्म, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पर जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का पॉइंट है वो है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, कि मतलब जो ऑर्गेनिज्म है एनिमल किंगडम में उनमें से किस में तो डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 ही जर्म लेयर एक्टोडर्म एंडोडर्म, और या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर एक्टो एंडो और दोनों के बिटवीन वाले पार्ट में प्रेजेंट है मीजोडर्म। तो इसके बेसिस पर जो ऑर्गेनिज्म का डिवीजन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। Animals in which the cells are arranged in 2 embryonic layers, an external ectoderm and an internal endoderm, are called diploblastic। वो एनिमल जिनमें जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं वो 2 होती हैं, मतलब सेल्स जो हैं वो 2 एम्ब्रियोनिक लेयर में अरेंज हो जाते हैं, जिसमें एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल एंडोडर्म होती है। जिन एनिमल्स में कंडीशन देखने को मिलती है उन एनिमल्स को बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब ऐसा किस में देखने को मिलता है, तो सिलेंट्रेट जो है
टीनोफोरा जो है उनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। सबसे फर्स्ट फाइलम जो है वो पोरीफेरा है। पोरीफेरा के मेंबर्स में मल्टीपल सेल तो प्रेजेंट हैं, लेकिन उन सेल्स में कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं होता है, इसलिए उसको सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान के नाम से भी जानते हैं। An undifferentiated layer mesoglea is present in between ecto and endoderm। ये जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं उनमें एक्टो और एंडो के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है मीजोग्लिया। Those animals in which the developing embryo has a third germinal layer, mesoderm, in between the ectoderm and endoderm are called ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से कोडेटा तक देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो हैं वो कौन होते हैं। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो में जो सेल्स हैं वो 3 लेयर में अरेंज हो जाएं, और जो थर्ड जर्मिनल लेयर है जिसको बोलते हैं मीजोडर्म, वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट हो, तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। नेक्स्ट टॉपिक है सीलोम। सीलोम वर्ड का अगर सिंपल मीनिंग मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है कैविटी। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। बॉडी की जो सबसे बाहर की जो कवरिंग बनती है इसको बोला जाता है बॉडी वॉल, और अंदर की जो कवरिंग है उसको बोला जाता है गट वॉल। इसके बीच में जो खाली जगह होती है, जो कैविटी होती है, उसको बोला जाता है सीलोम। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है सीलोम। बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो इसी सीलोम वाले रीजन में अरेंज होते हैं। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। ये बॉडी कैविटी जो है अगर मीजोडर्म से लाइंड होती है तो इसको बोला जाता है सीलोम। एनिमल पजेजिंग सीलोम आर कोल्ड सीलोमेट्स। वो एनिमल्स जिनमें ये कैविटी प्रेजेंट होती है और कैविटी जो है वो मीजोडर्म से लाइन होती है, उस कंडीशन को तो बोलेंगे सीलोम कंडीशन। और जिन एनिमल्स में देखने को मिलता है उसको बोलते हैं सीलोमेट, ट्रू सीलोमेट। ऐसी कंडीशन जो है वो एनेलिडा से कोडेटा तक देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं एनेलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्म, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as scattered pouch in between the ectoderm and endoderm. कुछ एनिमल्स में क्या होती है कि जो मीजोडर्म है वो लाइन नहीं करती है एक्टो और एंडो को, बल्कि पाउच के फॉर्मेट में प्रेजेंट होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। तो ये जो कंडीशन है वो पाउच के फॉर्मेट में प्रेजेंट है मीजोडर्म। इस कंडीशन को बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट। Such a body cavity is called pseudocoelom and the animals possessing them are called pseudocoelomate। और ऐसा देखने को मिलता है स्केलमेंथीज में। जहाँ पे मीजोडर्म पाउच के फॉर्मेट में रहती है तो उन एनिमल्स को तो बोल देते हैं सूडोसीलोमेट, और इस कैविटी को बोल देते हैं सूडोसीलोम। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसीलोमेट। एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थीज। मीजोडर्म प्रेजेंट तो है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, लेकिन वो स्प्लिट नहीं हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग पार्ट में प्रेजेंट है जिसकी वजह से बीच में कोई कैविटी बन गया, ऐसा नहीं देखने को मिलता है। और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एसिलोमेट कंडीशन, और ये इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम। क्या समझ में आया कि अगर 2 जर्म लेयर है तो उस कंडीशन को बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक, और अगर 3 जर्म लेयर हैं तो उस कंडीशन को बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये 3 जर्म लेयर में जो मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है, ये किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अगर स्प्लिट होकर के एक कैविटी बना लेती है तो उसको तो बोलते हैं ट्रूसिलोमेट, और अगर पाउच के फॉर्मेट में प्रेजेंट होती है तो बोलते हैं सूडोसिलोमेट, और अगर स्प्लिट नहीं होती है लेकिन एक्टो और एंडो के बीच में प्रेजेंट होती है एज ए लेयर तो उसको बोलते हैं एसिलोमेट। डिप्लोब्लास्टिक जो कंडीशन है जिसमें सिर्फ 2 ही जर्म लेयर है, उनको भी एसिलोमेट कंडीशन में रखा जाता है क्योंकि उनमें भी कोई कैविटी नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, समझ में आया। तो वो एसिलोमेट इसलिए है, सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा इसलिए है क्योंकि उनमें मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं है। प्लेटीहेल्मिन्थीज एसिलोमेट इसलिए है क्योंकि इनमें मीजोडर्म तो प्रेजेंट है लेकिन मीजोडर्म जो है वो स्प्लिट नहीं हो पाई है। नेक्स्ट टॉपिक है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के सिमिलर हों और बार बार इन पार्ट्स का रिपीटेशन हो,
इस कंडीशन को बोला जाता है सेगमेंटेशन। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद ए सीरियल रिपीटेशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स। बोला गया है कि कुछ एनिमल्स में एक्सटर्नली मतलब बाहर से और इंटरनली जो बॉडी है वो कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, और ये जो सेगमेंट्स होते हैं इनका सीरियल रिपीटेशन होता है एटलीस्ट कुछ ऑर्गन्स में। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवॉर्म द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। अर्थवॉर्म किस में आता है? एनिलिडा फाइलम में आता है। तो उनमें क्या देखने को मिलता है, बाहर से बॉडी जो है वो भी सेप्टा में डिवाइड होती है, और अंदर से कट करके देखें तो वहां भी बॉडी सेप्टा में डिवाइड होती है। ऐसे सेगमेंटेशन को बोला जाता है ट्रू सेगमेंटेशन, और इस फिनोमिना को बोला जाता है मेटामेरिज्म। एनेलिडा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। अगर मैं कोर्डेटा की बात करूं तो कोर्डेटा में इंटरनल सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, और जो आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हेडिंग है नोटोकोड। नोटोकोड एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, मतलब मीजोडर्म जो लेयर है उससे इसका फॉर्मेशन होता है। और ये जो नोटोकोड है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियो को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और कहाँ प्रेजेंट होगी? तो डोर्सल साइड पे ये प्रेजेंट होती है। तो जिनमें नोटोकोड होगी उनको तो बोल देते हैं कोर्डेटा, और जिनमें नोटोकोड नहीं होती है उनको बोल देते हैं नॉन कोर्डेट्स। तो फाइलम नंबर 1 पोरीफेरा से फाइलम नंबर 10 हेमिकोर्डेटा तक जो मेंबर्स आते हैं वो नॉन कोर्डेट्स हैं, और 11 नंबर का जो फाइलम है कोर्डेटा वो कोर्डेट्स हैं, मतलब उनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है। नोटोकोड इज ए मीजोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर formed on the dorsal side during embryonic development in some animals। बोला गया है कि नोटोकोड जो है वो मीजोडर्मल ओरिजिन है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है। कुछ एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान डोर्सल साइड पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। Animals with notocode are called chordates and those animals which do not form this structure are called non-chordates। बोला गया है कि जिन एनिमल्स में नोटोकोड प्रेजेंट होती है उनको कोर्डेट्स बोला जाता है, जिन एनिमल में नोटोकोड एब्सेंट होती है उनको नॉन कोर्डेट्स बोला जाता है। नॉन कोर्डेट्स फाइलम पोरीफेरा से और जो हेमिकोर्डेटा है उन तक देखने को मिलते हैं। अब टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो ये बेसिस जो हमने पढ़े एनिमल के क्लासिफिकेशन के लिए, इन बेसिस का यूज करते हुए 11 फाइलम बने हैं। अब हम एक एक फाइलम को रीड करते हुए उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स एज मेंशन्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन। बोला गया है कि एनिमल किंगडम का जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस जो है वो कॉमन फंडामेंटल फीचर्स है जो पहले के सेक्शन में, मतलब ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें बताए गए हैं। अब यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा है उसको यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू, एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझा रखा है। तो इस टेबल को हम इस तरीके से रीड करेंगे इस साइड से। सबसे पहले फाइलम के नेम देखो आप, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीज, एस्केलमिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। ठीक है, ये 11 फाइलम है। तो 11 फाइलम में जो पोरीफेरा है उसमें सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, मतलब मल्टीपल सेल्स तो हैं लेकिन उनमें कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं हुआ। लेकिन बचे हुए जो 10 फाइलम हैं उनमें सेल्स में कोऑर्डिनेशन डेवलप हुआ, और कोऑर्डिनेशन होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, फिर टिश्यू में कोऑर्डिनेशन होकर के ऑर्गन बने, और ऑर्गन में कोऑर्डिनेशन होकर के ऑर्गन सिस्टम बने। अगर मैं सिमेट्री की बात करूँ, सिमेट्री का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप किसी भी प्लेन से कट करो तो वो कितने हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। तो पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं मोस्टली एसिमेट्रिकल, कोई सिमेट्री नहीं होती है। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के जो मेंबर्स हैं उनमें देखने को मिलती है रेडियल सिमेट्री। जो इकाइनोडर्मेटा है उस इकाइनोडर्मेटा के अडल्ट में देखने को मिलती है रेडियल सिमेट्री, और इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। बचे हुए जो फाइलम है प्लेटीहेलमिंथीज से कोर्डेटा तक उनमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा को यहाँ पे देखो ऐसे स्टार मार्क कर रखा है, तो बता रखा है कि इकाइनोडर्मेटा में रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो देखने को मिलती है। इनके स्टेज पर डिपेंड करती है, लार्वा में तो होगी बाइलेटरल और अडल्ट में होगी रेडियल। अब यहाँ पे बता रखा है बॉडी कैविटी या फिर सीलोम। सीलोम समझते हो कि एक कैविटी प्रेजेंट हो बॉडी में, और वो कैविटी
किससे लाइनिंग हो, मीजोडर्म से, तो उसको बोलते हैं ट्रू कैविटी। ट्रू कैविटी देखने को मिलती है एनेलिडा से कोर्डेटा तक। सूडोसिलोम देखने को मिलती है स्केलमेंथीज में, और एसिलोमेट कंडीशन मतलब बॉडी कैविटी होती ही नहीं है प्लेटीहेल्मिन्थीज में। प्लेटीहेल्मिन्थीज में बॉडी कैविटी इसलिए नहीं है क्योंकि मीजोडर्म स्प्लिट नहीं हुई। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा को भी एसिलोमेट बोला जाता है, लेकिन ये एसिलोमेट इसलिए हैं क्योंकि इनमें एक्टो और एंडो के बीच में मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं है। तो फिर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे मीजोग्लिया प्रेजेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। ओके, थैंक यू।